नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 23 मई 2024 है और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। शुरुआत कोट से करते हैं। कोट है कन्फ्यूशियस का, फॉरगेट इंजरीज नेवर फॉरगेट काइंडनेस। इसका मतलब देखो ये है, हमें ना दूसरों के साथ में पॉजिटिव इंटरेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, नेगेटिव एक्सपीरियंस को भुलाना चाहिए। जब देखो कोई हमें हर्ट करता है तो जाहिर तौर पे गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन उस नेगेटिविटी को अपने अंदर रखना ना तो पर्सनली हमारे लिए ठीक होता है और ना ही रिश्ते के लिए। मैं आपको अभी एग्जांपल भी दूंगा। और दूसरी तरफ जब कोई हम पर काइंडनेस दिखाता है तो उसे हमें याद रखना चाहिए। काइंडनेस से हमारे जो रिश्ते हैं ना मजबूत होते हैं और हमारा जो इंसानियत पर विश्वास है ना वो बढ़ जाता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, उससे आपका झगड़ा हो गया किसी बात को लेके, सामने वाले ने यानी आपके दोस्त ने आपको कुछ बोल दिया और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल लगा। तो देखो, अगर इस सिचुएशन में ना आप सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करोगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, तो रिश्ता बल्कि और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन सारे मोमेंट्स को याद करोगे जब आपके क्लोज फ्रेंड ने आपका साथ दिया, आप पे काइंडनेस दिखाया, तो ना आप अपने दोस्त के साथ, क्लोज फ्रेंड के साथ में कन्फ्लिक्ट को बेहतर ढंग से हैंडल कर पाओगे। और ये बात सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। आजकल हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे आप देखोगे नेगेटिविटी से ना बिल्कुल भरे पड़े हैं। ऐसे में काइंडनेस को प्रायोरिटाइज करना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। और देखो, रिसर्च भी ये बोलती है कि अगर हम लाइफ में ग्रेटिट्यूड फॉलो करते हैं ना, ग्रेटिट्यूड मतलब मैंने किसी से कुछ सीखा और मैं उसके प्रति ग्रेटफुल हूँ कि भाई मैंने आपसे सीखा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डैट, तो हम दूसरों के प्रति ग्रेटफुल हैं, ग्रेटिट्यूड को शो करते हैं। इससे हमारी ना मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। तो ये कोट है जिस पर यूपीएससी एथिक्स में क्वेश्चन पूछ सकती है। आज हिंदू में देखो ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स नहीं हैं। एक आर्टिकल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ना इजराइल और हमास के लीडर्स के अगेंस्ट वारंट जारी किया है। कोई फ़ायदा नहीं है इसका। पहले पुतिन के अगेंस्ट भी जारी किया था। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेप है। राइटर कहते हैं इसकी डिप्लोमेटिक कॉस्ट जरूर हो सकती है, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। बल्कि नेतान्याहू जिनके खिलाफ ये जारी किया गया है वारंट, तो वो तो बल्कि और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे इसकी वजह से अपने देश में कि देखो मेरे खिलाफ वारंट जारी किया गया है आईसीसी के द्वारा। लेकिन इसके अलावा 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा मोहन का आर्टिकल पैरा डिप्लोमेसी से संबंधित, अच्छा आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, क्या जजेस की पॉलिटिकल एफिलिएशन होनी चाहिए, यह भी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। एक जज रिटायर हुए थे कलकत्ता हाई कोर्ट से और फेयरवेल स्पीच में उन्होंने बोला मैं तो हमेशा से आरएसएस का मेंबर था और आज भी हूं। तीसरे नंबर पे एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का मनरेगा स्कीम से संबंधित। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पैरा डिप्लोमेसी से संबंधित है। सी राजा मोहन का ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से, और आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले पैरा डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है। जब देखो किसी देश में सब गवर्नमेंट मतलब एक तो होता है देखो जैसे नेशनल गवर्नमेंट है, दूसरा स्टेट लेवल पे भी तो गवर्नमेंट होता है ना। तो जब देखो सब गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट पड़ोसी देश की सरकार के साथ या फिर पड़ोसी देश में कोई स्टेट है उसकी सरकार के साथ इंटरेक्ट करती है, कोऑपरेट करती है, तो ये पैरा डिप्लोमेसी है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारे साइड का पंजाब है और पाकिस्तान के साइड का पंजाब है। जब देखो हमारे साइड की पंजाब सरकार पाकिस्तान की पंजाब सरकार के साथ में कोई ट्रेड डील साइन करती है, कोई एग्रीमेंट साइन करती है, तो ये पैरा डिप्लोमेसी का एक एग्जाम्पल है। समझ गए। आमतौर पे ये जो डोमेन है वो रिजर्व रहता है नेशनल गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे फॉरेन पॉलिसी संबंधित फैसले लेती है। लेकिन देखो स्टेट गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी में अपनी जब एनर्जी इन्वेस्ट करे, डिप्लोमेसी में जब एक्टिव हो, तो ये पैरा डिप्लोमेसी है। ये सुर्खियों में देखो इसलिए आई है क्योंकि शिरोमणि अकाली दल इन्होंने ना अपने मैनिफेस्टो में एक बात लिखी। वो बताने से पहले ना मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। देखो ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है और पाकिस्तान की साइड बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है।
अब सिखिज़्म में ना इस गुरुद्वारा की जो अहमियत है ना काफ़ी ज़्यादा है। सिखिज़्म के फाउंडर श्री गुरु नानक देव जी का फाइनल रेस्टिंग प्लेस था करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना 1947 में, रेड क्लिफ ने यह बंटवारा किया तो ये पवित्र गुरुद्वारा पाकिस्तान की साइड चला गया। अब आज़ादी के बाद आपको पता है रिलेशंस भारत पाकिस्तान के बीच में ख़राब रहे, तो जो सिखिज़्म के फॉलोअर्स हैं ना वो इस गुरुद्वारा में विजिट करने के लिए नहीं जा सके। लेकिन टेंशन्स होने के बावजूद 2019 में ना एक कॉरिडोर यहाँ पे बन गया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, ताकि बिना वीज़ा के भारत के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, किसी भी स्टेट से हों, इस गुरुद्वारे में विजिट कर सकें। तो ये मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ में बैकग्राउंड बता दिया। लेकिन ना अब शिरोमणि अकाली दल एक लोकल पार्टी है पंजाब में, इन्होंने ये बोला है हम ना पाकिस्तान के साथ में ना नेगोशिएट करेंगे, ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, मतलब उनकी कंसेंट से, कि ना पाकिस्तान ये गुरुद्वारा हमें दे दे, गुरुद्वारे वाली पूरी जो ज़मीन है हमें दे दे, और बदले में हम कुछ और टेरिटरी पाकिस्तान को दे देंगे। देखो ये काफ़ी ना बोल्ड प्रोमिस शिरोमणि अकाली दल ने अपने मैनिफेस्टो में किया है, क्योंकि रेड क्लिफ लाइन जो बनी थी 1947 के बंटवारे के बाद, अब देखो उस लाइन को चेंज करना, इसके अपने कुछ पॉलिटिकल, लीगल, हर टाइप के चैलेंजेस हैं। इवन कुछ लोग ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तान से पीओके ले आएंगे। कहने में देखो बात सही लगती है, बट आपको भी पता है, आप सब लोग मैच्योर हो, एक ऐसे देश से जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बेसिक वो टेरिटरी हमारी है, लेकिन छीन के लाना न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री से आसान नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ऊपर से अब पाकिस्तान के साथ ये नेगोशिएशन करना कि आप हमें गुरुद्वारे वाली जो टेरिटरी है वो दे दीजिए, बदले में और कोई ले लीजिए, मुश्किल है। लेकिन हम कुछ और वादे शिरोमणि अकाली दल ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं कि हम अटारी बॉर्डर और हुसैनी वाला बॉर्डर जो है ओपन कर देंगे। इससे दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है इंक्रीज होगा, और इसके अलावा पूरे पंजाब को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया जाए। सी राजा मोहन ये कहते हैं, देखो अभी ना भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना पंजाब में, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का एक जोन है। अगर इस बॉर्डर पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है ना, तो फिर इससे दोनों साइड के पंजाब को फायदा होगा। लेकिन दिक्कत ये है, पाकिस्तान जो है वो देखो ट्रेड के लिए राजी नहीं होता। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। इंडिया ने दिया था, बट 2019 में पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया। फिर इंडिया ने स्पेशल स्टेटस रिवोक कर दिया जम्मू एंड कश्मीर से 2019 अगस्त में। तो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ सारे जो टाइज थे वो समाप्त कर लिए, ट्रेड टाइज। बाद में देखो 2021 में एक उम्मीद दिखी थी जब सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था फिर से बॉर्डर पे, ताकि ये इंश्योर करने के लिए बॉर्डर पे गोलियां ना चलें रह रहकर। लेकिन उस समय ना पाकिस्तान से ना इंटरनल अपोजिशन काफ़ी आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपना ये प्लान छोड़ दिया इंडिया के साथ फिर से ट्रेड स्टार्ट करने का। अभी हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इन्होंने हाईलाइट किया कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से ये डिमांड आ रही है कि इंडिया के साथ फिर से ट्रेड को रिज्यूम किया जाए। बट देखो दिक्कत सबसे बड़ी यही है, पाकिस्तान कश्मीर के बैगेज को छोड़ना नहीं चाहता है। कश्मीर इशू को ना बार बार पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के द्वारा भुनाया जाता है उनकी पॉलिटिक्स में। और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ट्रेड की बात करती है ना इंडिया के साथ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये बोलती है कि पहले कश्मीर पे बात करो, ट्रेड बाद में बात करना, पहले कश्मीर पे बात करो। तो फिर पाकिस्तान की सरकार के ऊपर प्रेशर आ जाता है। जबकि देखो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को भी पता है ट्रेड अगर स्टार्ट होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, बल्कि इंडिया से ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा जिसकी इकोनॉमी आज के समय में क्राइसिस में है। और जो हमने बात की ना, शिरोमणि अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक बात ये भी बोली
कि ना ट्रांस बॉर्डर इकोनॉमिक जोन बना दो। मतलब जैसे ये बॉर्डर है ना, कुछ कुछ एरिया में फ्री ट्रेड हो, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे फ्री ट्रेड हो दोनों साइड पंजाब के बीच में। पहले ना पाकिस्तान इस प्रकार का ट्रांस बॉर्डर इकोनॉमिक जोन अफगानिस्तान और पाक बॉर्डर पे इस्टेब्लिश करना चाहता था, लेकिन अफगानिस्तान में अब तालिबान आ चुका है और तालिबान के साथ में रिश्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं पाकिस्तान के, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर रिलेशंस तो इतने ज़्यादा ख़राब हैं, कैसे पॉसिबल है? देखो, इंडिया पाकिस्तान में ना कई बार ख़राब रिलेशंस के बावजूद पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाती है। जैसे जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर बना था ना, तो उस समय भी रिलेशंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो नई सरकार जब चुन के आती है तो हो सकता है कि एकदम से रिश्ते सुधारने के लिए इस प्रकार का ये ट्रांस बॉर्डर इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश कर दिया जाए। फिर राइटर ना चाइना का एग्जाम्पल देते हैं। चाइना ना हमेशा अपने बॉर्डर स्टेट्स को मोटिवेट करता रहता है कि भैया आप पड़ोसी देशों के राज्यों के साथ में अगर डील करना चाहते हो तो कर लो। और भारत की अगर बात करें, कई बार देखो भारत के जो राज्य हैं ना, पड़ोसी देश के साथ डील करने में बल्कि रुकावट बन जाते हैं, हालांकि उनके अपने कंसर्न्स होते हैं। जैसे 2011 में तीस्ता रिवर एग्रीमेंट भारत के उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साइन करना चाहते थे बांग्लादेश के साथ में, और ममता बनर्जी ने, जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, इसमें उन्होंने रोड़ा अटका दिया था, अपनी वीटो का यूज़ कर लिया था कि नहीं, हम ये रिवर एग्रीमेंट नहीं साइन करेंगे। कई बार ये देखने को मिलता है कि तमिलनाडु जो है श्रीलंका के साथ रिलेशंस में अपनी वीटो यूज़ कर लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स कर देता है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो, जब यूपीए की सरकार थी ना, तो उसमें गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की सरकार में आपको पता है ममता बनर्जी और तमिलनाडु में डीएमके ये काफ़ी पावरफुल थे, तो ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर कर देते थे कि आप श्रीलंका के साथ कैसे डील करो, बांग्लादेश के साथ कैसे डील करो। फिर एनडीए की सरकार आई। अब एनडीए की सरकार वैसे मेजोरिटी के साथ में है, बट दिक्कत ये है कि ना अब एनडीए में ना सेंट्रल गवर्नमेंट की अपोजिशन के स्टेट्स के साथ में बनती नहीं है। जैसे वेस्ट बंगाल की सरकार के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं बनती थी, ना ही तमिलनाडु की सरकार के साथ बनती है, तो भी कोऑपरेशन में दिक्कत आ जाती है पॉलिटिक्स के चलते। फिर स्टेट में जो अपोजिशन की सरकारें हैं ना, वो काफ़ी हल्ला मचाती हैं और काफ़ी पॉलिटिक्स करती हैं जब भारत सरकार पड़ोसी देशों के साथ में डील करती है। जैसे भारत सरकार जब श्रीलंका के साथ डील करेगी, और तो तमिलनाडु में जो लोकल सरकार है वो बोलेगी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर रही है और तमिल लोगों के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर रही है। फिर ना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ना प्रेशर आ जाता है। तो इसलिए पैरा डिप्लोमेसी देखो तभी पॉसिबल है जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल के काम करें, तभी ये पॉसिबल है। अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे, अगर स्टेट और सेंटर के बीच में बनेगी नहीं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये पैरा डिप्लोमेसी पॉसिबल नहीं है। पहले देखो शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उस समय ना स्टेट में भी बड़े बड़े कद के लीडर्स मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने आज़ादी में बड़ा रोल प्ले किया था। तो नेहरू ना अक्सर फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ पे उनको ना खत लिख के उनसे राय पूछा करते थे कि भैया आप बताओ क्या होना चाहिए, मतलब कैसे चाइना से डील किया जाए। जो कुछ नेहरू करते थे वो बताया करते थे अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्रियों को। लेकिन आज के समय में जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, उनका रोल उतना रह नहीं गया है फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन अगर ये होता है, पड़ोसी देशों की सरकारों के साथ में हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स डील करती हैं, तो रिलेटिवली फ़ायदा होगा। इसलिए नई सरकार जब हमारे देश में चुन के आएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिल के काम करना चाहिए और पैरा डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना चाहिए देश के फ़ायदे के लिए, देश के इंटरेस्ट के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का ही जजेस की पॉलिटिकल एफिलिएशन से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो रिसेंट न्यूज़ ये है, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक रिटायरिंग जज जो 20 मई को रिटायर हुए, और उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में ये कहा कि वो आरएसएस के मेंबर हैं। अब देखो आरएसएस का ना बीजेपी से गहरा कनेक्शन है, तो जब उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में ये कहा तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ना क्वेश्चंस रेज किए
क्या जब वो सर्व कर रहे थे तो क्या अपने डिसीजंस में वो बायस्ड नहीं थे? और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये उठता है, क्या जजेस को पॉलिटिकल न्यूट्रल नहीं होना चाहिए? अब ना थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देता हूँ। 1970 से पहले ना उस समय सरकार की चलती थी, सरकार ये डिसाइड करती थी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा। कोलिजियम सिस्टम जो आज के समय में प्रचलन में है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस डिसाइड करते हैं, ये कोलिजियम सिस्टम काफ़ी लेट में आया था। बट इससे पहले तो सरकार की मर्जी चलती थी कि कौन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनेगा। तो बात देखो, ये 1970s की है। उस समय ना सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स सरकार के खिलाफ दिए थे। जैसे देखो 1967 का गोलकनाथ केस, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ वर्डिक्ट दिया। बैंक नेशनलाइजेशन केस, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जजमेंट दिया। इसके अलावा इवन प्रीवी पर्स वाला जो केस था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ वर्डिक्ट दिया। तो इतने सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट से एडवर्स वर्डिक्ट आया। तो उस समय ना इंदिरा गांधी सरकार में एक मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बोला कि देखो ना, जब जजेस को अपॉइंट किया जाता है ना, क्योंकि उस समय सरकार ही डिसाइड करती थी, तो ना जजेस को अपॉइंट करते वक्त ये भी देखो उनकी आइडियोलॉजी क्या है। क्या वो आरएसएस बैकग्राउंड के तो नहीं है? क्या वो ऐसी आइडियोलॉजी से तो संबंध नहीं रखते जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है? आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि ये एग्जांपल बाद का है। जस्टिस M.N. चंदूरकर, जस्टिस M.N. चंदूरकर, इनको देखो सुप्रीम कोर्ट में जज बनाना था और उस समय चीफ जस्टिस थे Y.V. चंद्रचूड़। तो इन्होंने तो रेकमेंड कर दिया कि जस्टिस M.N. चंदूरकर को सुप्रीम कोर्ट में जज बना दो, लेकिन ना सरकार ने इनकी अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि सरकार का ये कहना था जस्टिस M.N. चंदूरकर जिनका रिकमेंडेशन आया है, उन्होंने देखो आरएसएस लीडर M.S. गोलवलकर की अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया था, और जो कि अच्छी बात नहीं है। इससे उनका जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है वो पता चलता है। बाद में जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़ ने अपनी किताब में इस किस्से का जिक्र किया। 1982 में जब पहली बार इनका नाम रिकमेंड किया गया ना, तो उस समय इंदिरा गांधी ने खत में लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि अगर इनको अपॉइंट किया जाता है तो मेरे पार्टी के लोगों को लगता है कि ये सरकार के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, अच्छी चीज़ नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी जो है हमसे अलग है। लेकिन देखो उस समय तो पावर सरकार के पास थी, आजकल तो पावर सरकार के पास नहीं है। आजकल कोलिजियम सिस्टम जजेस को अपॉइंट करता है, लेकिन फिर भी ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं। जैसे फरवरी 2022 का केस है। फरवरी 2022 में ना एक वकील हैं लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गावरी, इनको ना मद्रास हाईकोर्ट का एडिशनल जज अपॉइंट किया गया था। लेकिन जो जस्टिस विक्टोरिया गावरी हैं, ये देखो पहले बीजेपी विंग की नेशनल जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं। ये जो आप नाम देख रहे हो नीचे, ये पहले बीजेपी पार्टी से थी और बाद में जब इनको मद्रास हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया तो कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। कुछ लोगों ने बोला कि इन्होंने हेटरेड वाली स्टेटमेंट दी है। मामला कोर्ट में पहुंचा था, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। इन्होंने ना इस्लाम को ग्रीन हॉरर कहा था और क्रिश्चियनिटी को वाइट फियर से कंपेयर किया था। बाद में कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स ने बोला कि देखो बीजेपी कोई ऐसा तो है नहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिस पे बैन लगा हुआ है, और जजेस का कंडक्ट आपको देखना है ना, तो जज बनने के बाद उनका कंडक्ट देखिए। जज बनने से पहले उनके जो पर्सनल ओपिनियन है वो आप कंसीडर मत कीजिए, समझ गए? तो जैसे मैंने आपको बताया, बाद में सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो कौन जज बनने के लिए सूटेबल है, कौन नहीं है, इसका फैसला कोर्ट को नहीं करना चाहिए, इसके लिए अलग से कोलिजियम सिस्टम है। अब ना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अलग अलग देशों में ना क्या क्या सिचुएशन है जजेस की पॉलिटिकल एफिलिएशन को लेके। सबसे पहले मैं आपको यूके का एग्जांपल देता हूँ। यूपीएससी ना क्वेश्चन पूछ सकती है, पॉलिटी में और गवर्नेंस में टॉपिक है, मतलब स्पेशल टॉपिक भी है कि भारत के संविधान को अन्य देशों के संविधान से कंपेयर कीजिए। यहाँ पे जो सिस्टम चलता है गवर्नेंस का, उसको अन्य देशों के सिस्टम से कंपेयर कीजिए।
तो इसलिए अलग अलग देशों का एग्जाम्पल आर्टिकल में दिया जाता है, जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यूके का एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर ना जजेस को मेरिट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है। पॉलिटिकल एफिलिएशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, और जजेस में कंडक्ट को इंश्योर करने के लिए वहाँ पे ना कुछ जो रूल्स जारी किए हुए हैं यूके की जुडिशरी ने, वो है गाइड टू जुडिशियल कंडक्ट। ये जो आप देख रहे हो, गाइड टू जुडिशियल कंडक्ट, इसी के हिसाब से जजेस को एक्ट करना होता है। और इसमें बोला गया है, अगर देखो किसी जज ने ना किसी इशू पे, फॉर एग्जांपल यूथनेशिया पे, कैपिटल पनिशमेंट पे, पब्लिक में कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे रखी है और बाद में उसी इशू से संबंधित केस उनके सामने आ जाता है, तो फिर देखो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है जजेस की कि इस प्रकार के केसेस से वो अपने आप को अलग कर लेंगे, रेक्यूज कर लेंगे। जिन इश्यूज पे ऑलरेडी जजेस के स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं ना, और खास करके पब्लिकली, तो जजेस उन इश्यूज की सुनवाई नहीं करेंगे, उन केसेस से अपने आप को अलग कर लेंगे। इसके अलावा यूके में जो जजेस हैं वो देखो किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जिससे उनकी आइडियोलॉजी पे डाउट आए, उनकी अथॉरिटी पे डाउट आए, उनकी इंडिपेंडेंस पे डाउट आए। पार्लियामेंट का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते जजेस। तो ये सारी बातें बोली गई हैं यूके की जुडिशरी में। अब मैं आपको यूएस का एग्जांपल देता हूं। यूएस में तो देखो काफ़ी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स रहती हैं जजेस की। जैसे वहाँ पे तो ना दो पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है, रिपब्लिकन और दूसरा कौन सा, डेमोक्रेटिक। रिपब्लिकन ट्रंप वाली पार्टी है और दूसरी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो बाइडेन वाली पार्टी है। अब सरकार ही वहाँ पे जजेस को अपॉइंट करती है और सरकार अपनी आइडियोलॉजी के बंदे को ही अपॉइंट करती है। जैसे मान लीजिए रिपब्लिक पार्टी की सरकार है, उनके प्रेसिडेंट है, तो वो कंजर्वेटिव जजेस को अपॉइंट करेंगे जिनकी आइडियोलॉजी जो है वो कंजर्वेटिव है। और डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं तो वो देखो फिर लिबरल आइडियोलॉजी के जजेस को अपॉइंट करेंगे। और जो भी अपॉइंटमेंट्स होती है ना उसको सीनेट में पास करवाना होता है, तो ना पहले से पता होता है यूएस की जुडिशरी में कि कौन जज किस आइडियोलॉजी का है। तो जो केस जाता है ना यूएस की सुप्रीम कोर्ट में, पहले से पता होता है कि यार इस आइडियोलॉजी के इतने लोग हैं बेंच में। फॉर एग्जांपल अभी 9 जजेस की बेंच है, तो 6 कंजर्वेटिव हैं, 3 लिबरल हैं। कोई मामला जाएगा ना, पता है कि हाँ कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी का वर्डिक्ट आएगा क्योंकि उन्हीं की मेजोरिटी है, पहले से पता होता है। तो वहाँ की जो जुडिशरी है काफ़ी पॉलिटिकल है। और यूएस में जो जज हैं वो लाइफ के लिए सर्व करते रहते हैं, आजीवन सर्व करते रहते हैं। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, वहाँ पे जो जजेस के लिए गाइडलाइंस है ना, कैनन 5C, ये अमेरिकन बार एसोसिएशन मॉडल कोड ऑफ जुडिशियल कंडक्ट है, 1919 में आया था। बस एग्जांपल देने के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि यूपीएससी इनके बारे में पूछेगी। तो इनमें बोला गया है कि जजेस जो है ना वो देखो पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर जस्टिस के लिए ज़रूरी है तो अलग बात है, अदरवाइज जजेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब मैं आपको सिंगापुर का एग्जांपल देता हूँ। सिंगापुर में भी जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट है और वहाँ पे ना जजेस की इंडिपेंडेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब सिंगापुर में जो जुडिशरी है ये पूरी कोशिश करती है कि जस्टिस किया जाए बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के, बिना किसी नफरत के, बिना किसी प्यार के, केस की मेरिट के आधार पे जस्टिस किया जाए। तो ना वहाँ पे जो जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें बोला गया है कि जजेस देखो अपनी अंतरात्मा से डिसाइड करें कि उन्हें सरकार के साथ में या फिर लेजिस्लेचर के साथ में कितना एसोसिएशन रखना है। इतना नहीं होना चाहिए कि पब्लिक में ना डाउट आए कि हाँ ये जज तो सरकार के साथ में मिला हुआ है, ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए। लास्ट में जल्दी से आपको ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम भी बता देता हूँ। देखो ऑस्ट्रेलिया के गाइड टू जुडिशियल कंडक्ट के हिसाब से ना जजेस को अपॉइंटमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टी से सारे जो रिश्ते हैं ना वो ख़त्म करने होते हैं। उनको पॉलिटिकल गैदरिंग्स अटेंड करने या फिर पार्टीज़ को कंट्रीब्यूशन देने से अवॉइड करना होता है। और अगर जजेस के पब्लिक ओपिनियन में बायस दिखता है तो फिर देखो उनको ना केस से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया ऑस्ट्रेलिया का। तो कुल मिला के देखो 4 देशों का सिस्टम हमने समझा। हम कह सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में ना जजेस की पॉलिटिकल एफिलिएशन को लेके अप्रोच अलग अलग हैं। कुछ सिस्टम्स में जैसे
यूएस में पॉलिटिक्स का मेजर रोल रहता है और कुछ दूसरे देशों में जैसे यूके में और ऑस्ट्रेलिया में जजेस को स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मनरेगा स्कीम से संबंधित है। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, पिछले कुछ सालों में ना मनरेगा के बारे में काफ़ी सारे डाउट्स और सवाल उठे हैं, लेकिन ना राइटर का ये मानना है कोविड के समय ये स्कीम रूरल वर्कर्स की मदद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल के रूप में साबित हुई। मतलब कोविड में जब लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी तो उनको मनरेगा के तहत जॉब्स मिली, उनके घर का खर्चा चला। राइटर थोड़ा और पीछे जाते हैं। स्कीम तो आप सबको पता होगा, 2005 में स्कीम आई थी और सरकार इसमें ना कम से कम एक साल में कम से कम 100 दिनों का काम मुहैया करवाती है हर एक रूरल हाउस होल्ड को। डिमांड ड्रिवन स्कीम है। जब भी लगे गांव में किसी को कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, मुझे काम की ज़रूरत है, तो वो सरकार के पास जा सकता है, बोल सकता है सरकार को कि मुझे आप काम प्रोवाइड कीजिए 100 दिनों तक, तो सरकार को फिर काम प्रोवाइड करना होगा। तो राइटर कहते हैं देखो 2007-8 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उस समय भी हमारी इकोनॉमी ग्रोथ रेट ना 3.1% रह गई थी। तो उस समय एकदम से रूरल एरियाज़ में मनरेगा की डिमांड बढ़ गई थी। बट देखो हैरानी वाली बात यह है 2007-8 में तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत कम हो गई थी, लेकिन 2014 आते आते तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंप्रूव हो गई थी, लेकिन मनरेगा की जो डिमांड है वो कम नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये सबूत है कि मनरेगा की लोगों को जरूरत है, तभी तो मनरेगा की डिमांड कम नहीं हुई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ने के बावजूद। इवन देखो एक्सपेंडिचर के मामले में भी ना मनरेगा पे सरकार का एक्सपेंडिचर कम नहीं हो रहा है। जैसे 2014-15 में एक्सपेंडिचर था 1.9% ऑफ सेंटर्स टोटल एक्सपेंडिचर, 2006-7 में भी इतना, 2023-24 में भी इतना। अगर मनरेगा की जरूरत लोगों को नहीं होती तो सरकार का एक्सपेंडिचर कम हो जाता ना, लेकिन एक्सपेंडिचर कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब मनरेगा की जरूरत पड़ रही है रूरल एरियाज में। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि इस स्कीम पे डाउट क्यों उठ रहे हैं। पहली चीज, अभी ना इस स्कीम की ना टोटल जो कॉस्ट है ना वो बियर की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट के पास में काम होता है मॉनिटरिंग का कि स्कीम को देखो कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बट ना कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि ना स्टेट का काम सिर्फ मॉनिटरिंग का है, स्टेट का पैसा नहीं लगा होता इस स्कीम में। तो इस वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो ढंग से स्कीम की मॉनिटरिंग करती नहीं है। तो क्यों ना एक काम किया जाए, स्टेट्स को बोला जाए आप कुछ पैसा आप भी लगाइए इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में। अभी सारा सेंटर लगाती है, कुछ पैसा स्टेट भी लगाए, तो स्टेट पैसा लगाएगा तो स्टेट का स्टेक्स इन्वॉल्व होंगे, तो फिर स्टेट ढंग से इस स्कीम की मॉनिटरिंग करवाएगा। पहला सजेशन ये। अब दूसरे पॉइंट में राइटर ये कहते हैं, कई बार तो देखो आरोप ये भी लगते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो मनरेगा का पैसा डाइवर्ट कर देता है अपनी दूसरी वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। जैसे गांव में कोई स्कूल बनवाना है, पैसा नहीं है, मनरेगा का पैसा आया है, उस पैसे की सहायता से स्कूल बनवा दिया, नाम हो गया स्टेट गवर्नमेंट का। तो इस चीज को लेकर भी ना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसर्न्स हैं। राइटर कहते हैं देखो स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बोलना कि आप ना स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा पैसा शेयर कीजिए, तो स्टेट्स नहीं शेयर करेंगे। ऑलरेडी उनके पास में बहुत कम पैसा होता है, स्टेट्स मना कर देंगे और स्कीम जो है ठंडे बस्ते में चली जाएगी, नुकसान होएगा मनरेगा वर्कर्स का। राइटर कहते हैं देखो वेस्ट बंगाल ने ना इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स का पालन नहीं किया था, तो सेंटर ने ना वेस्ट बंगाल के पैसे रोक दिए थे इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अगर देखो इस बात पर सेंटर किसी स्टेट के पैसे रोक सकता है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश भी तो दे सकती है ना स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ढंग से मॉनिटरिंग कीजिए, अगर आप मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं करोगे, इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं करवाओगे स्कीम की, तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स को फोर्स किया जा सकता है। और देखो अगर मान लीजिए सेंटर अगर चाहती है स्टेट भी पैसा दें स्कीम की इंप्लीमेंट के लिए, तो कानून को चेंज करना पड़ेगा और जाहिर तौर पे विरोध आएगा ही स्टेट्स की तरफ से, और एक इंपॉर्टेंट स्कीम की जो इंप्लीमेंटेशन है वो डिसरप्ट हो जाएगी। तो नई सरकार जब बनेगी
उसको देखो कोशिश करनी चाहिए मनरेगा स्कीम को इम्प्रूव करने की, लेकिन सोच समझ के। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए। ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी से संबंधित पॉलिटिकल एफिलिएशन वाला जो हमने इशू डिस्कस किया था उस पे है ये क्वेश्चन, और नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो पैरा डिप्लोमेसी और सब स्टेट डिप्लोमेसी से संबंधित है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।